प्रिय विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत आपने समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य के बारे में जाना और समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य दो प्रकार के होते हैं, इसके बारे में चर्चा हुई। आज देखते हैं समाजशास्त्रीय अभिमुखन के अंतर्गत वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य अथवा अभिमुखन क्या है। चूँकि हम जान चुके हैं कि समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य दो प्रकार के होते हैं, एक वैज्ञानिक और दूसरा मानवतावादी। तो आज वाले वीडियो में हम वैज्ञानिक अभिमुखन की चर्चा करेंगे। अभिमुखन शब्द अंग्रेजी भाषा के ओरिएंटेशन शब्द का हिंदी रूपांतर है। अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार अभिमुखीकरण या पूर्व अभिमुखीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति का अभिमुखन किया जाता है। पूर्व अभिमुखीकरण व्यक्ति के लिए एक मार्गदर्शक अथवा पथ प्रदर्शक के रूप में भूमिका निभाता है, जो उसे अध्ययन विषय का परिचय पहले से ही करवा देता है, जिससे प्रामाणिक अध्ययन में हमें सहायता मिलती है। प्रामाणिक अध्ययन मतलब ऑथेंटिक स्टडी। जो कोई समाजशास्त्र के विद्वान अध्ययन करते हैं तो अध्ययन करने से पूर्व उनका नजरिया और दृष्टिकोण यानी परिप्रेक्ष्य किस तरफ झुकाव है या किस तरफ जाएगा, अध्ययन की दिशा क्या होगी, शोध करने वाले व्यक्ति की या अध्ययनकर्ता की सोच क्या है और किस नजरिए से वो अध्ययन करना चाहता है, तो उसका जो आमुखीकरण कार्यक्रम कह लीजिए या अभिमुखीकरण एक प्रकार की ऐसी प्रक्रिया जो एक मार्गदर्शक के रूप में सामने आती है। इसके माध्यम से अनुसंधानकर्ता को समाजशास्त्र के महत्वपूर्ण पक्षों से परिचित करवाया जाता है और उसे समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य के अनुरूप अध्ययन करने हेतु प्रशिक्षण मिलता है, जिससे कि उसे समाजशास्त्रीय अध्ययन करने से पूर्व ही आवश्यक जानकारियां प्राप्त हो जाए। समाजशास्त्र में दो प्रकार के परिप्रेक्ष्यों की प्रधानता रही है, जैसा कि आपको कल वाले वीडियो में भी बताया गया था। एक वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य और दूसरा मानवतावादी या मानवीय परिप्रेक्ष्य। समाजशास्त्र के जनक ऑगस्ट कॉम्ट ने समाजशास्त्रीय विश्लेषण में वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य का सहारा लिया और समाजशास्त्र के जनक ऑगस्ट कॉम्टे के पश्चात अन्य विचारकों जैसे हर्बर्ट स्पेंसर, इमानुएल दुर्खिम, मैक्स वेबर, पेरेटो, टालकट पार्सन्स आदि बाद के विद्वानों ने भी वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य को ही अपनाया। लेकिन इन सिद्धांतों ने के अध्ययनों से समाजों में यथास्थिति बनी रही या व्यवस्था के पोषक के रूप में ये जो सिद्धांतकार थे ये सामने आए और सामाजिक संतुलन बनाए रखने के ऊपर बल दिया गया। दूसरे और आसान शब्दों में हम कह सकते हैं कि ये जो विद्वान थे जिनका नाम ऊपर लिया गया है, स्पेंसर, दुर्खिम, वेबर, पेरेटो, पार्सन्स, ये जो विद्वान थे ये समाजशास्त्रीय अभिमुखन के वैज्ञानिक अभिमुखन पर बल देते थे, लेकिन ये व्यवस्था का विरोध नहीं करते थे कभी। इन विद्वानों के अध्ययनों में और इनके बाद वाले विद्वानों के अध्ययनों में भी हमेशा व्यवस्था को बनाए रखने की बात होती थी, संतुलन को बनाए रखने की बात होती थी। यानी यूं कह लीजिए या ये यथास्थितिवादी विद्वान थे। यथास्थिति, जैसी स्थिति बनी रहे
जो है वो बनी रहे, कोई परिवर्तन नहीं चाहते थे। औद्योगिक क्रांति और पुनर्जागरण के बाद मानवतावादी परिप्रेक्ष्य का जन्म हुआ, यानी व्यवस्था का विरोध होना प्रारंभ हुआ और उसके बाद दूसरा जो परिप्रेक्ष्य या अभिमुखन जो है वो समाजशास्त्र में उभर कर सामने आया। वैज्ञानिक अभिमुखन की बात करेंगे इस वीडियो में, अगले में मानवतावादी अभिमुखन की बात करेंगे। कोम्ट, दुर्खिम, वेबर, पेरेटो आदि विद्वानों का यह मानना था कि मानवीय व्यवहार कुछ वैज्ञानिक नियमों और प्रविधियों के अनुसार संपन्न होता है। लोग समान परिस्थितियों में समान रूप से ही व्यवहार करते हैं, ऐसी मान्यता है। एक जैसी परिस्थितियों में एक जैसा ही व्यवहार होगा, ये मानते हैं। और उनका ये मानना था कि मानवीय आचरण में कार्य कारण का संबंध पाया जाता है और इसके संबंध में पूर्वानुमान और भविष्यवाणी भी की जा सकती है। यानी जो आपने पहले वाले वीडियोस में समाजशास्त्र का अर्थ और समाजशास्त्र की प्रकृति के बारे में देखा और सुना, उसी की चर्चा इसमें है। आगे चल के उसको आप समझिए कि समाजशास्त्र की प्रकृति में हमने देखा था कि समाजशास्त्र एक विज्ञान है या उसके विज्ञान होने के पक्ष में तर्क। चूंकि समाजशास्त्र में वैज्ञानिक पद्धति का इस्तेमाल होता है, इसलिए समाजशास्त्र की प्रकृति वैज्ञानिक है अथवा समाजशास्त्र एक विज्ञान है। इसलिए वैज्ञानिक पद्धति के इसमें लक्षण मिलते हैं। तो वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य की जो है समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य की भी प्रकृति इस हिसाब से इन विद्वानों के अनुसार वैज्ञानिक है। इसके अंदर विज्ञान के लक्षण हैं, जैसे भविष्यवाणी करना, पूर्वानुमान करना, कार्य कारण संबंधों के बारे में पता लगाना, तर्क का समावेश करना, ये सब चीजें। पार्सन्स ने अपनी वैज्ञानिक पृष्ठभूमि के कारण अपने समाजशास्त्रीय अध्ययनों में वैज्ञानिक अभिमुखन को ही प्रधानता दी। पार्सन से पहले दुर्खिम के द्वारा अपनाया गया अध्ययन भी वैज्ञानिक था, मैक्स वेबर के द्वारा अपनाया गया अध्ययन भी वैज्ञानिक था। इन विद्वानों की क्या क्या मान्यताएं थी और कौन सी अवधारणाएं थी, देखते हैं। सबसे पहले समाजशास्त्र के जनक अगस्ट कॉम्ट, जो इसके लिए एक अलग शब्दावली का इस्तेमाल करते थे, वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य के लिए प्रत्यक्षवादी प्रणाली शब्द का इस्तेमाल करते थे। कॉम्ट प्रत्यक्षवादी प्रणाली के द्वारा अध्ययन करने पर जोर देते थे हमेशा, और उन्होंने विज्ञानों के संस्तरण का नियम भी दिया था, जिसमें गणित को सबसे प्राचीन विज्ञान और समाजशास्त्र को सबसे नवीन विज्ञान उन्होंने माना। विज्ञानों के संस्तरण में जैसे गणित सबसे पहले आया, गणित के बाद खगोल शास्त्र, खगोल शास्त्र के बाद भौतिक शास्त्र यानी फिजिक्स, भौतिक शास्त्र के बाद केमिस्ट्री यानी रसायन शास्त्र, और रसायन शास्त्र से जीव शास्त्र या बायोलॉजी, बायोसाइंस, और बायोलॉजी से सोशोलॉजी का जन्म हुआ। इसके अतिरिक्त अगस्ट कॉम्टे का एक नियम और भी था, ज्ञान के तीन स्तरों का नियम। अगस्ट कॉम्टे मानते थे कि मनुष्य के पास जो ज्ञान है वो 3 स्तर पर होता है, तो धार्मिक स्तर, तात्विक स्तर और प्रत्यक्षवादी या वैज्ञानिक स्तर। तो जो तीसरा जो स्तर है वो समाजशास्त्रीय ज्ञान का स्तर है, सबसे उन्नत स्तर, वैज्ञानिक स्तर, जिसका कि नाम अगस्ट कॉम्टे ने प्रत्यक्षवाद रखा था, पॉजिटिविज्म। हर्बर्ट स्पेंसर ने कॉम्ट के बाद उस परंपरा को आगे बढ़ाया और विज्ञान के क्षेत्र को परिभाषित किया। उन्होंने उद्विकास का सिद्धांत दिया समाजशास्त्र में और उसे समाजशास्त्र पर लागू किया। हर्बर्ट स्पेंसर ने जो उद्विकास का सिद्धांत दिया था, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, वो जीव शास्त्र से लिया गया था, प्राकृतिक विज्ञान से, जीव विज्ञान से उद्विकास का सिद्धांत लिया और उसको समाजशास्त्र में लागू किया। इमानुएल दुर्खिम ने
कारण कार्य के पर विशेष बल दिया। इमानुएल दुर्खिम ऐसे विद्वान थे जो हर सामाजिक घटना के पीछे एक ठोस कारण की खोज करते थे, और इमानुएल दुर्खिम के सभी सिद्धांतों में अवधारणाओं में कार्य कारण संबंधों की व्याख्या बहुत अच्छे तरीके से की गई है, और उनके द्वारा अपनाए गए वैज्ञानिक दृष्टिकोण का स्पष्ट प्रमाण है कार्य कारण संबंधों की व्याख्या, तुलनात्मक अध्ययन करना। सामाजिक संबंधों के अभाव में आत्महत्याएं अधिक होती हैं। ये जैसे एक एग्जाम्पल के रूप में बता रहे हैं हम आपको कि सामाजिक संबंधों के अभाव में आत्महत्याएं अधिक होती हैं। इसका दुर्खिम ने आनुभाविक अध्ययन किया, इंपेरिकल स्टडी, और उनकी जो पद्धति थी वो कारणात्मक प्रकार्यात्मक पद्धति थी। मैक्स वेबर, दुर्खिम के बाद वाले विचारक, वो सामाजिक क्रिया को समाजशास्त्र की अध्ययन की केंद्रीय वस्तु मानते हैं, और मैक्स वेबर के अनुसार समाज विज्ञान मनुष्य के ऐच्छिक और अनैच्छिक कार्यों का अध्ययन करने के लिए वैज्ञानिक विधि का सहारा लेते हैं। जो सोशल साइंसेज होती हैं उनमें साइंटिफिक मेथड का सहारा लिया जाता है, और चूंकि समाजशास्त्र भी एक समाज विज्ञान है, इसलिए सामाजिक क्रिया के व्याख्यात्मक बोध करने का प्रयास सोशियोलॉजी में होता है। तो मैक्स वेबर का स्पष्ट रूप से मानना था कि समाजशास्त्र वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत सामाजिक क्रियाओं का निर्वचनात्मक बोध करने का प्रयास किया जाता है, इंटरप्रेटिव अंडरस्टैंडिंग, कि सामाजिक क्रिया का हम क्या अर्थ लगाते हैं और उसकी अंडरस्टैंडिंग, उसकी सामान्य समझ करने की कोशिश सोशियोलॉजी में होती है। टालकोट पार्सन्स वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य के एक अंतिम समर्थक के रूप में आते हैं पूर्ववर्ती विचारकों में, और उनकी वैज्ञानिक चिंतन की वास्तविक प्रकृति पर जोर उन्होंने इसलिए भी दिया था कि वो विज्ञान की पृष्ठभूमि से ताल्लुक रखते थे, और समाजशास्त्र में प्राकृतिक विज्ञानों की प्रविधियों को अपनाने पर उन्होंने विशेष बल दिया। पार्सन्स के बाद भी और वर्तमान समय तक समाजशास्त्र में आनुभाविक अध्ययन होते रहे हैं। इंपेरिकल स्टडीज 1952 से 1965 के बीच अनेक अध्ययन हुए। ये सोरोकिन का मानना था, अमेरिकन समाजशास्त्री हैं सोरोकिन, और तथ्यों का सामान्यीकरण किया जाता है, नए नए सिद्धांतों की खोज भी होती है, और समाजशास्त्र में वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य या वैज्ञानिक अभिमुखन के अंतर्गत पद्धति पर आवश्यकता से अधिक जोर दिया गया है। पद्धति मतलब मेथडोलॉजी, यानी सामाजिक घटनाओं का और तथ्यों का अध्ययन कैसे किया जाएगा, किस प्रकार किया जाएगा, उस तरीके को हम पद्धति बोलते हैं, मेथडोलॉजी। तो जो ये काल था, कौन सा काल, 1952 से 65 तक अनेक अध्ययन भी हुए, और इसके बाद में भी पद्धति के ऊपर यानी मेथडोलॉजी के ऊपर विद्वानों का जरूरत से ज़्यादा फोकस रहा, जोर रहा, जिसकी आलोचना भी की पीटर एल्बर्गर ने। पीटर एल्बर्गर जो बड़े विद्वान हुए, उन्होंने आलोचना भी की, और उनकी आलोचना के बाद धीरे धीरे ये वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य में बदलाव होने शुरू हुए, और लोगों ने समाज के साथ साथ व्यक्ति के अध्ययन को भी प्रमुखता देनी शुरू की, कि समाज चूंकि व्यक्तियों से बनता है, इसलिए व्यक्ति की समस्याओं को भी अध्ययन के रूप में हम चुने और उनका अध्ययन भी किया जाए। ऐसा बदलाव आया, और उस बदलाव से परिणाम स्वरूप धीरे धीरे वैज्ञानिक समाजशास्त्र के खिलाफ एक माहौल बनने लगा, एक आवाज़ उठने लगी कि ये ज़रूरत से ज़्यादा पद्धति के ऊपर जोर देते हो, विज्ञान विज्ञान चिल्लाते हैं कि सोशियोलॉजी विज्ञान है। इससे अलावा भी जो दैनिक जीवन की जो समस्याएं हैं या मनुष्य की व्यक्ति की जो अपनी समस्याएं हैं
उनके ऊपर समाजशास्त्रियों का ध्यान जाना प्रारंभ हुआ औद्योगिक क्रांति के बाद। तो धीरे धीरे वैज्ञानिक समाजशास्त्र जो है वो थोड़ा सा परिवर्तित होने लगा और वहाँ से मानवतावादी परिप्रेक्ष्य की नींव पड़ी। और मानवतावादी परिप्रेक्ष्य या मानवतावादी अभिमुखन के बारे में नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।